मेरा नाम है दिनेश। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी का ज्ञान। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। ये चैप्टर कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं, छोटा सा ही चैप्टर है, लिमिटेड टॉपिक से, ज़्यादा कुछ पूछता भी नहीं है। इसको हम 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इसमें देखिए तो 2 ही टॉपिक है, पहला है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ और दूसरा टैक्सोनॉमिक एड्स। हम इसको 2 अलग अलग लेक्चर में कवर अप कर लेंगे। पहले हम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ देख लेंगे, इसमें सारा का सारा कवर अप कर लेंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लैनेट अर्थ, हम 2 चीज़ें कंसिडर करते हैं, अबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स। अबायोटिक फैक्टर्स मतलब नॉन लिविंग थिंग्स और बायोटिक फैक्टर्स का मतलब होता है लिविंग थिंग्स। ये दोनों डिफरेंशिएट कैसे है, हम इनको कैसे कंसिडर करते हैं कि कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है। जैसे कि एक ब्लैक बोर्ड नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन मैं तो लिविंग थिंग हूँ। मैं इनसे कैसे डिफरेंशिएटेड हूँ? कुछ प्रॉपर्टीज़ होगी, जैसे कि ये लोकोमोशन नहीं करता और मैं तो यहाँ से यहाँ चल पा रहा हूँ। ये देखो, चल तो पा रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, मेटाबॉलिज्म, कुछ एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ आपसे। ये कुछ ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनकी वजह से नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो लिविंग थिंग से डिफरेंशिएट किए जाते हैं। इनमें से पहला जो कैरेक्टर है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। एनीथिंग जो लिविंग है उनके अंदर सेल प्रेजेंट होता ही है। सेल जो है आपने बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे 7th 8th 9th 10th कि सेल जो है वो लाइफ का एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। मतलब इससे ज़्यादा छोटी और बेसिक कोई स्ट्रक्चर जो है वो लिविंग नहीं है, वो लिविंग प्रॉपर्टी शो नहीं करता। इससे अगर छोटा हम देखें, इससे ज़्यादा और बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो इंडिविजुअली लिविंग नहीं है। बेसिकली जो सारे ऑर्गेनिजम्स है जिनके अंदर जो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है सेल। सेल के बिना लाइफ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। दैट्स वाई सेल इज अ बेसिक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। इसी की वजह से ये उनकी डेफिनेशन बनती है। जो सारे के सारे जो लिविंग बींग्स है उनके अंदर सेल प्रेजेंट होगा ही। ये तो हो गया पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है मेटाबॉलिज्म। अब जो भी ऑर्गेनिज्म जो जिसका ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है वो जन्म लेगा, इस प्लैनेट पे सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ खाएगा, एनर्जी कंज्यूम करेगा। वो एनर्जी जो बनती है हमारे बॉडी में उसके लिए वेरियस केमिकल प्रोसेस होती है, फॉर्म होती है, वेरियस प्रोसेस ऑकर होती है हमारी बॉडी में। उन प्रोसेसेस को केमिकल रिएक्शन में जब कुछ बॉन्ड फॉर्म होते हैं, कुछ ब्रेक होते हैं, तो उसी प्रोसेस को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। हमारे बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उनको हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कहते हैं या उसे ही हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे कि हमने अगर कोई कंपाउंड खाया, जैसे कि ये हो गया, समझो हमने ए फूड खाया है, इसको ब्रेक करके इनको कुछ केमिकल के रिएक्शन के थ्रू ना ए को ब्रेक होगा बी और सी में। वैसे ही कुछ बॉन्ड फॉर्म होंगे। ऐसे कुछ मेनली अगर देखा जाती है 2 ही रिएक्शन होती है, कुछ बॉन्ड फॉर्म हो गए, कुछ ब्रेक होंगे, उसी की वजह से एनर्जी फॉर्म होगी। इसमें एक आता है, जैसे कि अगर बॉन्ड फॉर्म ब्रेक हो रहा है तो उसका क्या मतलब है, अगर कोई एक कंपाउंड वो ब्रेक हो रहा है अलग अलग दूसरे का सब कंपाउंड में, तो उसे कहते हैं कैटाबॉलिज्म। और 2 कंपाउंड है जैसे कि बी और सी, वो कुछ कंबाइन होंगे और दूसरा कंपाउंड फॉर्म करेंगे एनर्जी का, उसे कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं एनाबॉलिज्म। और ये जो रिएक्शंस है वो बॉडी में हर जगह हो रही हैं, हर सेल में हो रही है। इन्हीं पूरे प्रोसेस को कंबाइन मिला के कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब पूरे बॉडी के अंदर वेरियस केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बॉन्ड ब्रेक होना,
या फिर बॉन्ड फॉर्मेशन होना जिसकी वजह से एनर्जी तैयार होगी, उसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट सारा। सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ है ग्रोथ। अभी देखिए, हम जब मदर के वॉर्म में रहते हैं ना, तो जब जाइगोट फॉर्म होता है, लेकिन जाइगोट तो यूनिसेलुलर है। एक यूनिसेलुलर से हम मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है, इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म है, एक यूनिसेल से इतना बड़ा मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, मतलब कुछ ना कुछ तो प्रोसेस रही होंगी, ग्रोथ हुई होगी। पहले जाइगोट बनता है, एक छोटा सा यूनिसेलुलर जाइगोट रहता है, उसके बाद एम्ब्रियो तैयार होता है। ठीक है, उससे एम्ब्रियो तैयार होता है, उससे फीटस, और उसके बाद बर्थ के बाद एक होल बॉडी। ठीक है, सो ये जो सारी प्रोसेस है इसे ही ग्रोथ कहते हैं। आप जब पैदा हुए होगे, छोटे से नन्हे से बच्चे होगे, कुछ हाथ में समाने के लायक, लेकिन आज आप बड़े हो गए हैं, आपकी ऊंच बहुतेक आपकी एज 15-16 साल तो होगी ही, आपकी हाइट 5 से 6 फुट बढ़ जाती है, और ये जो इसी को हम ग्रोथ कहते हैं। आपके बॉडी का साइज बढ़ना, इसी को ग्रोथ कहते हैं। लेकिन ये ग्रोथ भी दो प्रकार की होती है। जैसे कि अगर ग्रोथ को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी समझे, तो सर आप कहेंगे लेकिन सर कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी तो ग्रोथ शो करती है। जैसे कि आपने एक फैक्ट सुना होगा कि जो माउंटेन है, हिमालय माउंटेन कह लो, या फिर जो भी पोलर रीजन्स के जो माउंटेन्स रहते हैं ना, जहाँ पे बर्फ पड़ती है, उनकी हाइट कुछ 1 सेंटीमीटर हर साल बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन आप कहोगे सर इनकी भी तो हाइट बढ़ रही है, इनका भी साइज बढ़ रहा है, ये भी लिविंग बीइंग होने चाहिए। सो ऐसा नहीं होता। यूनिफॉर्म ग्रोथ जो है वो यूनिफॉर्म प्रोसेस है। जैसे कि अगर इसकी सिर्फ हाइट ही बढ़ेगी, बाकी सारे पार्ट्स का थोड़ी हाइट बढ़ेगा। और एक जो मेन बात है इसमें वो है कि ये जो ग्रोथ है वो एक्सट्रिंसिक है, मतलब ग्रोथ बाहर से हो रही है। बर्फ इसके ऊपर पड़ेगी तो इसका साइज तो ऑटोमेटिकली बढ़ता ही जाएगा, लेकिन इसके अंदर से ग्रोथ थोड़ी हो रही है। एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जो डिपोजिशन होगा आइस का, उसकी वजह से इसकी हाइट बढ़ रही है, इसका साइज बढ़ रहा है। लेकिन जो लिविंग थिंग्स की जो ग्रोथ होती है वो इंटरनल से होती है, इंटरनली होती है। आपके अंदर के सारे टिश्यू ग्रो करेंगे, सारे के सारे ऑर्गन ग्रो करेंगे, इसी की वजह से आपकी पूरी बॉडी की ग्रोथ होती है। सो इसी की वजह से यहाँ पर दो टॉपिक आते हैं ग्रोथ में भी दो कंसेप्ट आती है। पहली है इंट्रिंसिक ग्रोथ और दूसरी एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब होता है अंदर से बढ़ना, यूनिफॉर्म ग्रोथ होना। जैसे कि अब आप छोटे जब हो गए तब आपका पूरी यूनिफॉर्म ग्रोथ होगी, आपका हेड भी उतना ही नॉर्मल साइज में बढ़ेगा, आपके हाथ भी उतने ही बढ़ेंगे। ऐसा थोड़ी होता कि हाथ मतलब जैसा बचपन में था वो उतने ही हाइट का इतने से हाथ रह गया और ये हाथ बहुत बड़ा हाथ हो गया। ऐसे थोड़ी होता कि यूनिफॉर्म जो है वो ग्रोथ जो है वो यूनिफॉर्मली होती है। सारे के सारे पूरे बॉडी की ग्रोथ यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी होगी। ठीक है, तो इसमें आता है इंट्रिंसिक ग्रोथ। और ये जो है वो लिविंग बीइंग्स को डिफाइन करता है। अगर आपके अंदर इंट्रिंसिक ग्रोथ है तो आप लिविंग बीइंग हैं, और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ को हम लिविंग बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक्स कंसिडर नहीं करते। सो ये तो हो गया ग्रोथ की बात। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है रिप्रोडक्शन का। सो हमने इस स्लाइड पे देख लिए, हमने 3 प्रॉपर्टीज देख ली लिविंग बीइंग्स की, और 2 हमें देखना बाकी है। सो फर्स्टली व्हेन ऑर्गेनिजम्स के जो हमारे सारे लिविंग बीइंग्स है इस बॉडी प्लैनेट पर आए, इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन हुआ, लेकिन वो जो स्पेसीज थी पहले की वो अभी भी चलती आ रही है। मतलब होमोसेपियन जो है वो 10,000 साल पहले भी थे, आज भी है। हम जो ह्यूमंस है वो 10,000 साल पहले भी थे और आज भी है। इसका मतलब कुछ तो है जो हमारी जो स्पेसीज की जो कंटिन्यूएशन है उसको मेंटेन रख रहा है, तो उसी प्रॉपर्टी को कहते हैं रिप्रोडक्शन।
रिप्रोडक्शन का मतलब होता है हमारे जैसे ही दूसरे को यंग वंस को प्रोड्यूस करना, हमारे जैसे ही। अगर एक दो ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन की तरह ही दिखाई देगा, बंदर का बच्चा बंदर की तरह ही दिखेगा, और जो दूसरे शेर है, शेर का बच्चा शेर की जैसे ही दिखेगा। उसी को कहते हैं अपने जैसे ही ऑर्गेनिजम्स के को प्रोड्यूस करना। अपनी जो जनरेशन है उसको कंटिन्यूसली रेस में रखने के लिए, मतलब आगे भी हमारा जो जनरेशन है, हमारी जो स्पेसीज है, उसको बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। सो ये भी एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग बीइंग का। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा म्यूल का। म्यूल का मतलब होता है खच्चर। ये जो है वो स्टेराइल होता है, मतलब ये रिप्रोड्यूस कर नहीं सकता। तो अगर ये रिप्रोड्यूस कर नहीं सकता तो आप कहेंगे सर अगर ये रिप्रोड्यूस ही नहीं कर सकता तो इसको हम लिविंग क्यों माने, ये तो नॉन लिविंग हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसके भी ये स्टेराइल है, इसका कुछ अलग कारण है। वैसे ही जैसे आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि जो मेल हनी बीज हैं, ड्रोन जिसे हम कहते हैं, वो स्टेराइल होते हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो उसी के कुछ कारण हैं जो हम नेक्स्ट चैप्टर में ये देख लेंगे कि ऐसा क्यों है कि जो म्यूल है वो स्टेराइल क्यों है। उसके कुछ स्पेसीज दूसरे स्पेसीज का इसमें रहता है। हम जब स्पेसीज के बारे में पढ़ेंगे, जीनस, ये जो टैक्सोनॉमिक हायरार्कीज है, इसके बारे में हम जब डिटेल में स्टडी करेंगे तब मैं इसके बाद उसको डिटेल में बताऊंगा कि म्यूल स्टेराइल क्यों होता है और हनी बीज भी क्यों स्टेराइल होती है। ठीक है, सो ये तो हो गई रिप्रोडक्शन की बात। और नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका लिविंग बीइंग्स का, वो है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अभी आप जब बच्चे थे या फिर बड़े भी हो गए होंगे, आपका जब कभी एक फ्लेम है या फिर कोई आग लग रही है या फिर कोई सी गर्म चीज़ पे जब आपका हाथ लगता है, आप अगर गलती से लगाए तो कच्चे से ऐसे हाथ खींच लेते हो ना, इसी को कहते हैं रिस्पॉन्स। ये स्टिमुलाई मतलब एक्सटर्नल का जो भी है वो वातावरण है ना, अगर उसके वजह से जब भी कुछ चेंज होता है एनवायरनमेंट में तो उसी को एक रिलेटिवली हम रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि आग को हाथ लगते हमने कच्चे से हाथ खींच लिया था, इसी को कहते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देना। और ये जो है लिविंग बीइंग्स की एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, और ये इंक्लूसिवली डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। आपने वो सीन देखा होगा शोले वाला, जहाँ पर वो जेलर आता है, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जी ने वो सलाख जो है गर्म करके रखी होती है, वही ना। जैसे ही वो हाथ लगाता है वैसे वो रिस्पॉन्स है। हम अंग्रेजों के ज़माने का जेलर ऐसे हाथ खींच लेता है ना, उसी को कहते हैं रिस्पॉन्स। एक्सटर्नल स्टिमुलस को हम कैसे रिस्पॉन्स देते हैं, यही है एक्सटर्नल स्टिमुलस का रिस्पॉन्स। ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। सो इसी तरह हमने सारे के सारे लिविंग बीइंग्स के प्रॉपर्टीज़ देख लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए। लेकिन इसमें और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इसको अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इसके कुछ 7-8 कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, लेकिन आपके सिलेबस में ना होने की वजह से मैं उनको अभी इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहा। सो आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे टैक्सोनॉमिक एड्स क्या है, उसमें हम हर्बेरियम के बारे में जानेंगे, हर्बेरियम शीट कैसे फॉर्म होती है, बॉटनिकल गार्डन्स क्या है, म्यूजियम क्या है, जूलॉजी क्या है, जू क्या है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उन सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।